नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आने वाले हैं जिन्होंने लगातार 5 बार एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम क्लियर किया है। वो हमसे सीनियर भी हैं और मुझे लगता है कि हम सभी को, आपको, मुझे उनकी गाइडलाइंस ज़रूर सुननी चाहिए। तो रायपुर से वैभव श्रीवास्तव के द्वारा ये इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल में। मैं वैभव श्रीवास्तव हार्दिक दिल से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप लोगों को कमेंट्स में जा के पढ़ता हूं, देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों देखिए, आज फिर सनसेट का समय है, इवनिंग का टाइम है। लास्ट टाइम ही मैंने छत पे शूट किया था वीडियो, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है अपना। आज के दिन ठीक एक ऐसा ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे साथ में एक सर बैठे हैं। सर का नाम है श्री रविशंकर देवांगन। और सर जो है अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अनुभवी है और इनको बहुत लंबा ही अनुभव है अपने कार्य क्षेत्र का, कार्यशैली का, कैसे कार्य होता है शासकीय क्षेत्र में, क्या क्या बाधाएं आती हैं, रुकावटें कैसे आती हैं, सारी चीज़ों का समाधान ये आपको आज बताएंगे। अगर आज का वीडियो लगता है कि थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सेकंड पार्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है सर? तो दोस्तों देखिए, अब जो है ना, मैं आप लोगों को नाम तो बता दिया हूँ सर का। अब सर अपना भी नाम खुद एक बार बता देंगे। और तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो एक ये पूरा लाइव सेशन रहेगा, इंटरव्यू भी है सर का। तो दोस्तों बने रहिएगा आप लोग, बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सभी यूट्यूब चैनल देख रहे मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रविशंकर देवांगन है। मैं आज आपको शॉर्ट हैंड लर्नर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने शॉर्ट हैंड के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और उनको क्या समस्याएं आती हैं, वो किस प्रकार से हार जाते हैं, कौन किस प्रकार से जीत सकता है, ये सारी बातें आपके सामने मैं रखूँगा। तो सबसे प्रथम मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी शॉर्ट हैंड लर्नर्स हैं वो अच्छी भली भांति मेरी बात को सुने। सबसे पहले मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ दोस्तों। सन 2006 में मैंने सर्वप्रथम अंग्रेजी सीखने के नाम से एक क्लास ज्वाइन की मेरे गुरुदेव की। वहाँ जब मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि अगर तुम किसी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो तुम अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख पा रहे हो, तुम अंग्रेजी शॉर्ट हैंड सीख लो। गुरुजी की आज्ञा मैंने मान ली और शॉर्ट हैंड सीखना आरंभ कर दिया। क्योंकि शॉर्ट हैंड उस समय उसके स्कोप के बारे में मुझे नहीं पता था, मैं शॉर्ट हैंड को लाइटली लिया। फिर सन 2008 में मैं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा ली जाती है, उस परीक्षा में अपीयर हुआ। उस समय कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा लेने का, स्टेनोग्राफर की परीक्षा लेने का पैटर्न अलग था। उस समय 3 चरणों में एग्ज़ाम हुआ करता था। प्रथम चरण में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते थे 200 नंबर के। उसके बाद मुख्य परीक्षा होती थी जिसमें आपको 2 पैसेज और 2 ऐसे लिख के परीक्षा देनी पड़ती थी। फिर तीसरे चरण में आपको स्किल टेस्ट देना पड़ता था। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने कंटिन्यूसली 2008 से लेके 2012 तक 5 सालों तक हर बार रिटन और मेन एग्ज़ाम निकाल लिए। हालांकि 2010 से मेन एग्ज़ाम बंद हो गया और सीधा प्रथम परीक्षा मीन्स प्री और सीधा स्किल टेस्ट होना चालू हो गया। लेकिन जितनी बार भी प्री और मुख्य परीक्षा हुई वो सारे एग्ज़ाम निकाल लिए। परंतु ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने शॉर्ट हैंड को शुरू से अंत तक हल्के में लिया, सही तरीके से अभ्यास नहीं किया। ये बात नहीं थी कि मैं नहीं कर सकता था, वो तो बहुत अच्छी ही चीज़ है, परंतु मैंने उसको लाइटली लिया। इसलिए मैं किसी भी एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट में पास नहीं हो पाया दोस्तों, और स्टेनोग्राफर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। नहीं तो मैं अभी किसी भी मंत्रालय में केंद्र शासन के बहुत बड़े पद में रहता। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कर्मचारी चयन द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें यदि आप स्टेनोग्राफर के रूप में ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो,
जिसमें भी आपका सिलेक्शन होता है उसमें प्रमोट आपको बहुत तेज़ी से कर दिया जाता है और कुछ समय बाद आप स्टेनोग्राफर नहीं रहोगे दोस्तों, कुछ समय बाद आप या तो पर्सनल असिस्टेंट हो जाओगे या कोई अधिकारी बन जाओगे। और चूँकि केंद्र शासन के इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो कुछ तो मलाईदार डिपार्टमेंट्स है, मलाईदार कहने का मतलब जहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। कुछ डिपार्टमेंट सबऑर्डिनेट ऑफिस है तो आपके परसेंटेज और क्या बोल सकते हैं मेहनत के हिसाब से आपको वो विभाग मिलेंगे। तो ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि मैंने जो गलती की अपने लाइफ में कि मैंने शॉर्ट हैंड को सही तरीके से अभ्यास नहीं किया और पांचों एग्ज़ाम को निरंतर प्री और मुख्य पास करने के बाद भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, वो ज़िंदगी भर मुझे चुभती रहेगी। हालांकि आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मैं स्टेनोग्राफर बनना चाहता था, स्टेनोग्राफर नहीं बन पाया। इसका मुख्य कारण यही था कि मैंने शॉर्ट हैंड को सीरियसली नहीं लिया। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट हैंड सीखना कोई कठिन काम नहीं है। इसके लिए अधिकतम 6 महीने से साल भर का लगता है अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं। उसके बाद ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि अगर 100 पदों के लिए वैकेंसी निकलती है तो मुश्किल से 10-15 पद, 20 पद, 50 पद उतने ही भर पाते हैं, बाकी की खाली रह जाती है। सरकार उसको फिर से नए सिरे से निकालती है। तो इसका कारण ये है कि इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें मेरे गुरुजी बोलते थे जब मैं शॉर्ट हैंड सीखता था, इसमें आपको गधा और घोड़ा बनना पड़ता है। तो दोस्तों गधा घोड़ा बनने का सेंस भाव ये रहता था, गधा जिस प्रकार मेहनत करता है उस प्रकार मेहनत करना पड़ेगा, और घोड़ा बनने का अर्थ ये बोले कि घोड़ा जिस तेज़ी से कार्य करता है उस तेज़ी से इसमें कार्य करना पड़ता है। बहुत शानदार। तो मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन चूँकि पहले क्या हुआ करता था, अच्छा ये स्टेनोग्राफर या नीति सहायक ये सारे परीक्षाओं को पहले शॉर्ट हैंड के स्किल टेस्ट के बेस पे लिया जाता है। क्योंकि अब कंपटीशन के बेस पे जब से गवर्नमेंट लेना शुरू की है तो आपके लिए एक समस्या उठती है कि आप इन कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करो, मतलब उसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको कर्मचारी चयन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा है। उसमें आज की डेट में अंग्रेजी के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं और 100 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरा यह कहना है कि सबसे पहले तो आप यदि आप हिंदी शॉर्ट हैंड के को पसंद करते हैं या अंग्रेजी शॉर्ट हैंड को पसंद, तो आप सबसे पहले अपने लैंग्वेज कमांड को बढ़ाइए। यदि आप अंग्रेजी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आप अपनी अंग्रेजी में सुधार कीजिए, हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो हिंदी में सुधार कीजिए। लेकिन रिटन एग्जाम पास करने के लिए आपको अंग्रेजी मजबूत रखनी है। उसके अलावा रीजनिंग और अवेयरनेस है। तो दोस्तों पहले तो गणित भी हुआ करता था, बाद में उन्होंने गणित को हटा दिया। तो ये तो मेरे जितने भी शॉर्ट हैंड लर्नर भाई बहन हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ कि गणित हट गया है। तो आपको गणित से जूझना नहीं पड़ेगा, आप अपने अंग्रेजी को मजबूत करिए। अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों रिटन एग्ज़ाम निकल गया। उसके बाद दोस्तों रिटन एग्ज़ाम निकलने के बाद आपके पास 3-4 महीने का समय रहता है जिसमें आपको स्किल टेस्ट देनी है। अगर आप स्किल टेस्ट को अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं तो निश्चित रूप से आप उस पद के योग्य हो गए, मान के चलिए। और दोस्तों आज तो नौकरी की मारामारी हम आए दिन सुनते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन जहां एक और वो बेरोजगारी है, दूसरी ओर गवर्नमेंट हमारे लिए शॉर्ट हैंड का वैकेंसी निकाल के हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का प्रयास करिए, लेकिन इसके लिए योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। कारण कि उनके अंदर धैर्य नहीं है, उनके अंदर गधा और घोड़ा बनने की शक्ति नहीं है। तो दोस्तों इस विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से, वैभव सर के माध्यम से और दिव्यांश भरतरे सर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा का सेंस ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे देना है, मुश्किल से डेली 2-3 घंटे आप नियमित करिए, नियमित अभ्यास करिए। निश्चित रूप से बोल रहा हूँ, आप अभी टीवी चैनल में देख रहे होंगे, दूरदर्शन में रामायण महाभारत दिखा रहा है। रामायण महाभारत में आपने अर्जुन के बारे में सुना होगा। अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बोलते थे, अर्जुन के अंदर लगन थी। तो दोस्तों आप भी आप लक्ष्य को देखिए, अर्जुन भी चिड़िया की आंख को देखता था, वैसे ही आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, बिना धैर्य खोए अभ्यास करते रहिए और निश्चित रूप से आप शासकीय सेवा या निजी क्षेत्रों में भी शॉर्ट हैंड का बहुत स्कोप है। आप एक बार प्रयास तो करिए सर। और कुछ सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जब आप एसएससी स्टेनो की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और जैसा कि आपने बताया कि मैंने प्री को कंटिन्यूसली 4 to 5 टाइम्स क्लियर किया हुआ है, तो आजकल के बच्चों का ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि सर आज के डेट में कट ऑफ कितना जा रहा है, जनरल का कट ऑफ कितना जा रहा है, ST/SC का कितना जा रहा है, OBC का कितना जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के डेट में, और आप जब एग्ज़ाम देते थे, कब देते थे आप एग्ज़ाम? मैंने 2008 से आरंभ किया था और 2012 तक कंटिन्यूसली एग्ज़ाम दिया। हाँ, तो
जैसे कि सर ने बताया कि 2008 से लेकर 2012 तक सर ने कंटिन्यू एग्ज़ाम अपीयर किया है। तो सर आपको ये बताएंगे कि उस समय अगर रिजर्वेशन वाइज बात करें तो है ना, तो उसमें जैसे कैसे जनरल कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाता था, आज की डेट में क्या कंपैरिजन, वो सर आपको बताएंगे। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले मैं कट ऑफ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं सारे विद्यार्थियों को, शॉर्ट हैंड लर्नर्स को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम पहले पास करना है आज की डेट में, तो आप हमेशा अपने आप को जनरल कैंडिडेट के रूप में मान के तैयारी करें। बिल्कुल। हाँ, आप अपने आप को SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी या और भी बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं आज के डेट में, ऐसा मान के तैयारी मत करो। आप अपने आप को इस लेवल पे तैयारी करो। जैसे मान लीजिए 200 नंबर के पेपर्स है ना, तो आप उसमें जनरली अलग अलग कैटेगरीज के लिए, किसी के लिए 100, किसी के लिए 120, किसी के लिए 130, इस प्रकार से कट ऑफ जाता है। जनरल के लिए 140 तक चला जाता है। तो दोस्तों, आप सारे कैंडिडेट्स अपने आप को ना जनरल कैटेगरी मान के प्रिपेयर करो। मतलब आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपको 140 से 150 अंक प्राप्त हो जाए। तो उसके बाद जब सारे के सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, मतलब जिसमें OBC वाला भी आ जाएगा, SC वाला भी आ जाएगा, ST वाला भी आ जाएगा और जनरल वाला भी उसमें क्वालिफाई हो जाएगा। तो है ना दोस्तों। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। और एक चीज़ और मेरे से आपको मतलब पूछना था मुझे आपसे कि जैसे कि आपने मार्क्स की बात की, तो मार्क्स के बारे में ये बोलूँगा कि कितने मार्क्स हमको लाने पड़ेंगे एक अच्छे डिपार्टमेंट में जाने के लिए, एक अच्छे जगह पे जाने के लिए, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि मैंने भी ये सुना है कि SSC में क्या होता है, अलग अलग अगर आपको डिपार्टमेंट में सिलेक्शन चाहिए तो आपको उस कैटेगरी का मार्क भी अचीव करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे। जैसे अभी मैंने बताया कि ये तो आप जनरल कैटेगरी के रूप में अपने आप को मान के तैयारी करेंगे तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो दोस्तों उसके लिए क्या होती है, क्योंकि स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए रिटन और स्किल टेस्ट दोनों होते हैं और दोनों के मार्क्स को मिला के फाइनल मार्क्स तैयार किया जाता है। तो रिटन का मार्क्स आपके सब्जेक्ट नॉलेज, रीजनिंग और उसके पर निर्भर करता है, लेकिन स्किल टेस्ट का मार्क्स आपके शुद्धता पर निर्भर करता है। आपने पूरे पैसेज लिखे कि नहीं, जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स रहेंगे उसको उसका मनपसंद स्थान और मनपसंद डिपार्टमेंट दिया जाएगा। सर, तो इसके लिए क्या हमको उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है क्या, पसंदीदा जगह के लिए मार्क्स के हिसाब से? हाँ, जब आप प्री पास कर लेंगे तो मेंस के समय आपको विभाग का ऑप्शन और ऑफिसर्स के बारे में बताया जाएगा। मतलब क्षेत्र के हिसाब से वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं उसमें। सर, जैसे कि SSC के सिलेबस में सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो होता है इंग्लिश का। जी, जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए कुछ अलग से क्लासेस ज्वाइन किया था या उसमें कैसे शुरू से मेहनत करे थे, इंटरेस्ट आता था, क्या था इसके पीछे का रीज़न क्या था जो आपने कंटिन्यू 5 बार SSC क्लियर किया है? प्लीज़ कृपया हमारे व्यूवर्स को बताइएगा प्लीज़। मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब 2006 में अंग्रेजी सीखना चालू किया था तो मैं उस समय अंग्रेजी यूँ ही सीखना चालू कर दिया था। मेरे को लगा कि अंग्रेजी सीख लेना चाहिए, कभी काम आएगा करके। लेकिन जब मैं 2008 का एग्ज़ाम दिया, उस समय मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर नहीं गया था, तो उसी अंग्रेजी के दम पे मैंने वो एग्ज़ाम निकाल दिया। लेकिन मैं कोई स्पेशल तैयारी नहीं किया था। बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं उसको सही तरीके से तैयारी करूं तो और ज़्यादा मार्क्स ला सकता था। तो उस समय तो खैर मैं उतना ज़्यादा बुक्स वगैरह के बारे में जानते नहीं था, लेकिन आज आपके सामने इतने सारे बुक्स अवेलेबल है इंग्लिश के लिए, तो आप कोई भी बुक्स चुनो, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लेकिन फिर भी VK सिन्हा की परफेक्ट इंग्लिश इंग्लिश है। उसके अलावा ना आप का SSC द्वारा जितने भी अलग अलग क्षेत्र में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, चाहे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का हो, CPO का हो, असिस्टेंट का हो, स्टेनोग्राफर का हो या MTS का हो, वो सारे एग्ज़ाम का एक समावेश किसी बुक्स में दिया रहता है। अलग अलग बुक डिपो में आपको मिल जाएंगे इस टाइप से बुक्स, जिसमें आपको क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, पैराग्राफ प्रेसिंग राइटिंग मिल जाएगा, है ना, जंबल वर्ड्स और जंबल सेंटेंसेस के बारे में मिल जाएगा। ये सब की तैयारी करो। हालांकि सारे एग्ज़ाम के लेवल अलग होते हैं, लेकिन इंग्लिश होती है। आप सारी चीज़ की तैयारी करो, ये हर एग्ज़ाम में आपको सहयोग करेगा। बहुत धन्यवाद सर। और अभी तो है सारे कंट्री में है, इंडिया का लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा क्योंकि आप लोग तो शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं तो व्यूअर्स आप लोग को पता होगा कि 5 मई को एग्ज़ाम होने वाला था। करेक्ट है सर? 5 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, आप लोग को तो खैर नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन वो कब तक और एक्सटेंड हो सकता है आप लोगों को पता है। जब तक कि ऑल ओवर इंडिया में ट्रेन नहीं चलेंगी, पटरी पर नहीं दौड़ेंगी, तब तक कि कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, क्योंकि SSC का एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। रायपुर अलग अलग सेंटर देता है, भोपाल सेंटर मिलता है। तो
अभी तो समझिए कि बहुत कुछ राहत है, और आप इस लॉकडाउन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा सर आप इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि सच अपॉर्चुनिटी हम लोग को नहीं मिलने वाला है दोबारा। हाँ दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि कर्मचारी चयन आयोग 130 मुख्य शहरों या ज़िलों में परीक्षा आयोजित करती है। ठीक है सर। तो ये 150 शहरों या ज़िलों में परीक्षा आयोजित करती हैं। तो उनमें से 150 में से 120 शहर या ज़िले ना अभी रेड जोन में आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब तक ये 120 शहर या ज़िले रेड जोन से बाहर नहीं होंगे, एसएससी किसी भी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। ये तो आप मान के चलिए। इसीलिए एसएससी हर 15-15 दिन में या लॉकडाउन के लास्ट दिवस में रिव्यू मीटिंग करती है और उसको फिर एक्सटेंड कर देती है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि जब तक आवागमन सही तरीके से शुरू नहीं हो जाएगा, जब तक बसेस ट्रेन्स शुरू नहीं हो जाएगी, तब तक एसएससी कोई भी एग्ज़ाम शायद ही कंडक्ट करे, या रेड जोन पूरी तरह से ग्रीन जोन ना हो जाए तब तक शायद ही कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मान के चलिए कि ये जुलाई अगस्त ज़रूर जाएगा। तो आपके पास अभी पूरा मई जून जुलाई के महीने हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर 3 महीने भी आप रिटर्न के लिए और साथ साथ स्किल की तैयारी करते हैं, मेरा दावा है दोस्तों आप निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे। सर आपने तो खैर अपना एक्सपीरियंस बता ही दिया है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी लाइफ में जो हुआ ये कि आपने प्री की तो तैयारी बहुत अच्छे से की है, उसके बाद क्या हुआ कि आपने थोड़ी सी अपने तैयारी में लापरवाही कर दी। वो ये है कि प्री के बाद स्किल टेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है उसमें हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती और प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसकी वजह से आपका थोड़ा सा इनबैलेंस हो गया। ठीक है, तो वही सर कहना चाह रहे हैं आपसे, इस चीज़ को पहले भी सर बोल चुके हैं कि आपको उसी कंटिन्यूटी को बनाए चलना है ना। हम सभी को उसी कंटिन्यूटी को बनाते हुए प्रैक्टिस करते रहना है। होता यही है इसमें कि हम एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, दूसरे दिन प्रैक्टिस करते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। और सर आपको बार बार यही बोले हैं, क्योंकि सर का देखिए दोस्तों बहुत लंबा इनका अनुभव रहा है। क्यों सर? जी बिल्कुल, है ना। तो वही है कि देखिए सर, ऐसा नहीं कि अभी जॉब में नहीं, अभी भी सर बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छा इनका सैलरी का इनकम है। तो ऐसा है कि सर उस समय अगर मेहनत किए होते तो आज पता नहीं बहुत अच्छे पोजीशन में होते। एक सेंट्रल की नौकरी होती है सर के पास में और खुशहाल ज़िंदगी होती है। अभी भी खुशहाल ज़िंदगी है, लेकिन वो सेंट्रल होता है, स्टेट होता है ना। तो अब पता नहीं हमारे यहाँ तो जैसे कि दोस्तों आपको बता दूँ सर, जैसे कि कल भी हमारे यहाँ मौसम ख़राब हुआ था। 3 बजे के आसपास दोपहर बहुत पानी गिरा था, आंधी पानी हुई थी, और रात में भी बहुत अच्छा आंधी पानी हुआ। तो उसकी वजह से मौसम बहुत शानदार हो गया है, और है ना, खुशनुमा हो गया है मौसम। और आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप लोग के स्टेट में या आप जहाँ रहते हैं ज़िले में, आप लोग के यहाँ मौसम का क्या हाल चाल है? तो थोड़ा ज़िले का नाम और स्टेट का नाम बताइएगा, जिससे पता तो चले कि हम कहाँ के लोगों से कनेक्टेड है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में चला गया। तो एक चीज़ और बताना चाहता था, कुछ लोगों को लगता है कि जैसे सर ने मौसम के बारे में बताया या परिस्थितियों के बारे में बोला। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज ही मैंने एक टीवी पे एक बात सुनी, आप लोग भी सुने हो, कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में सुना था मैंने। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत गरीब थे, बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री थे भारत के, और बहुत मेहनती थे। तो उनके बारे में थे, वो रोज़ स्कूल जाया करते थे। चूँकि गरीबी होने के कारण उनके पास पुस्तकें नहीं थी, तो उनके गुरुजी ने कह दिया कि अगर तुम कल पुस्तक नहीं लाओगे तो तुमको कल से स्कूल नहीं आना है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी सोचे, गुरुजी पुस्तक लाने बोल रहे हैं, मैं पुस्तक कहाँ से लाऊं? तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि यार तू अपनी पुस्तक मुझे दे दे, ऐसे करके। फिर उसके मित्र ने, चूँकि उस समय दोस्ती अच्छी हुआ करती थी, दोस्त आज की तरह स्वार्थी नहीं हुआ करते थे, तो मित्र ने पुस्तक दे दी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरी पुस्तक रात भर अपनी कॉपी में उतार ली, और अगले दिन उसी कॉपी को लेके गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी को बोले तुम पुस्तक लाए? तो गुरुजी को बोला हाँ पुस्तक लाए हैं गुरुजी, लेकिन ये पुस्तक मेरे राइटिंग में है, बाकी इसकी कंटेंट्स वही हैं। गुरुजी के आंसू आ गए, बोले कि धन्य हो बेटा, तुम बहुत महान हो। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपके पास जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति, मौसम, दिन, महीना, साल, गरीबी, भूखमरी, जो भी हो, आप बस तैयारी मत छोड़ो। आपके सामने मैंने इतना अच्छा उदाहरण दृष्टांत जो प्रस्तुत किया है, बस इसीलिए किया है। बिजली चली गई, छत में बैठ जाओ, आंगन में निकल जाओ, गर्मी है बाहर निकल जाओ, कैसे भी करके आप पढ़ो दोस्तों। अभी तो हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आज तो हमारे पास सब कुछ है। उस ज़माने में सोचो कितनी तकलीफ़ रही होगी। वो तो नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। तो आपके सामने वो समस्या नहीं है, तो दिन रात मेहनत करिए। बस यही चाहता हूँ दोस्तों। जो मैं गलती किया, मैं आपको यहाँ एक्चुअली मैं अपनी गलती बताने आया था कि आज मैं बहुत बड़ा स्टेनोग्राफर या न्यूज़ सहायक के पद में होता था। तो
तो आप वो गलती ना करें, बस यही मैं शेयर करना चाहता था। सर और कुछ? सर देखिए व्यूवर्स, आज का तो सेशन यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा कॉन्वर्सेशन हो गया है। अगर आपको लगता है कि सर से और भी कुछ चीज़ें आपको जानना चाहते हैं और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना, किसी भी प्रकार का एसएससी से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एंट्री करने से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि एक गवर्नमेंट जॉब आपकी पुश्तें बदल देती है। एक गवर्नमेंट जॉब जो होती है आपकी सारी जनरेशन बदल देती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। इसलिए हम सारे क्या करते हैं, किसी भी टाइप का प्राइवेट जॉब करें, लेकिन आज की डेट में हर कोई ये चाहता है कि मैं इसके प्राइवेट जॉब करते करते पैरेलली क्या करूं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहूं। जो भी विषम परिस्थितियां आए, एडवर्स सिचुएशन आए, मेरे को उसमें क्या करना है, ढलना नहीं है, मेरे को उसका ढाल बनकर सामना करना है और उससे ओवरकम करना है ताकि आप एक सक्सेस के पाथ को पा सके, है ना। और मैंने आप लोगों को पहले भी इस वीडियो में बोला है, पहले के वीडियो में बोला है कि सक्सेस के आपके पाथ में जो भी कठिनाइयाँ आती है, चाहे दलदल आए, कीचड़ आए, कांटे भरे रास्ते हो, आपको सबको क्लियर करते हुए चलना है, तभी वो रास्ता आपको अचीव होगा। क्योंकि आपको पता है कि सक्सेस को पाने का जब एक ही रास्ता है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, तो चलना आपको उसी रास्ते से है ना। तो चलिए व्यूवर्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर लगता है कि इस अनुभव से, हमारे सर के इस अनुभव से किसी को बेनिफिट पहुंचता है तो बिल्कुल उसको शेयर कीजिए। और अगर आपको लगे कि आपको और भी क्वेश्चन मन में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सीज़न पार्ट 2 हम इसका लेकर आएँ। जो भी आपके मन में डाउट रहता है मैं कोशिश करूँगा उसके हर एक सवालों का जवाब यहाँ पे आपको मिल जाए, ठीक है। तो सर और कुछ? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आके मैं ये चाहूँगा कि आपके लिए और भी कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, सर ने जैसे कमेंट्स करें, मांग कीजिए। और साथ में दिव्यांश भरथरे सर के यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतने ज़रूरतमंद लोगों को ये बातें पता चलेंगी और वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में आने के लिए और समय निकालने के लिए, क्योंकि आज की डेट में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने समय निकाला, इस चीज़ के लिए आपका बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जय श्री राम।